हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस कुमार्स क्लासरूम। सो हम लोग जीएस पेपर 2 2020 मेंस का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे थे। हमने 11th क्वेश्चन तक डिस्कस किया। टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 13। सो द 13th क्वेश्चन इज द स्ट्रेंथ एंड सस्टेनेंस ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया हैज शिफ्टेड फ्रॉम देयर फॉर्मेटिव फेज ऑफ फंक्शंस, functionaries and funds to contemporary stage of functionality. Highlight the critical challenges in functionality in recent times. So यूपीएससी का ये जो एक जनरल आदत हो गया है, ये कीवर्ड्स के साथ खेलना, फंक्शंस, फंक्शनरीज, फंड्स एंड फंक्शनैलिटी, ये 4 कीवर्ड्स हैं। तो फंक्शन जैसे केरला, ये सब चीज़ फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज किसी हद तक किसी स्टेट में डिवोल्व किया भी है। जैसे फंक्शंस केरला के अंदर बोल सकते हैं, फंक्शनरीज गुजरात, राजस्थान, जहाँ पे सेपरेट कैडर बना दिया है। फंड्स के अंदर भी सेंट्रल जो स्कीम्स हैं उनके डायरेक्ट फंड्स भी कुछ लोकल बॉडीज़ को डिवोल्व होते हैं, फॉर एग्जांपल अमृत स्कीम का। सो इन रिसेंट टाइम्स हाउ फंक्शनैलिटी ऑफ दीज लोकल बॉडीज़, जो फंक्शनलिटी है उसके ऊपर फोकस हो गया है, उसके ऊपर और जो फंक्शनलिटी है उसके क्रिटिकल चैलेंजेस भी पूछे हैं। सो देयर इज नो, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं फंक्शनलिटी के अंदर। पहला है कि भाई कोई डी बंडलिंग नहीं है फंक्शंस एट 3 टियर्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट को डिवोल्व कर दिए हैं सारे के सारे जो फंक्शंस हैं, बट विद इन लोकल गवर्नमेंट ऑल्सो देयर आर 3 टियर्स। तो उन तीनों टियर्स के अंदर जैसे जिला परिषद है या फिर म्यूनसिपैलिटी है, इन सब के अंदर एकदम क्लियर डिमार्केशन नहीं है। और एक अपन बोल सकते हैं कि 73rd और 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, वो सिर्फ पेपर के ऊपर ही, पेपर टाइगर है, पेपर के ऊपर ही है। सिर्फ एमपी, केरला, ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे रियल पावर डिवोल्व हुई है, अदरवाइज रियल पावर अभी भी ब्यूरोक्रेसी के पास है। और जो फाइनेंसेस हैं दे आर स्टिल डिपेंड्स अपॉन विम्स एंड फैंसीज ऑफ सेंट्रल स्टेट। सभी को पता है कि स्टेट फाइनेंशियल कमीशन जो है, स्टेट फाइनेंस कमीशन की क्या हालत है। इट इज़ नॉट हैविंग पावर लाइक फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, सेंटर का जो फाइनेंस कमीशन है उसका। सो फंड्स आर नॉट रिलीज एट टाइम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है लैक ऑफ ट्रेनिंग ऑफ फंक्शनरीज। जो लोकल लेवल पे ट्रेनिंग है दैट इज़ वेरी पुअर क्वालिटी। टेक्निकल कोफिशिएंट बिल्कुल नहीं है, एकदम जो ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ होता है। एंड देन कुछ आप एग्जांपल पॉजिटिव दे सकते हो, जैसे आंध्र प्रदेश के अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है। स्मार्ट मीटरिंग को कुछ स्टेट्स ला रहे हैं। स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन इज बीइंग प्लान्ड लाइक इन अमरावती, दे आर प्लानिंग। न्यू कैपिटल ऑफ तेलंगाना, sorry, new capital of Andhra Pradesh. Then excessive political interference at local level by MPs and MLAs. Then lack of planning, development standard and standard operating procedures. SOP नहीं है, मतलब एकदम ad hoc basis पे काम होता है. And then lack of consistency over horizontal and vertical cooperation. Next one, blockages in local revenue collection. There is no proper system. People are not giving their taxes, and taxes are also not buoyant and flexible. कोई इतना ज़्यादा सोर्स है नहीं। और फंक्शन जो हैं रिलेटेड टू सैनिटेशन, हेल्थ, एजुकेशन, दे आर नॉट कोडिफाइड एंड स्पेसिफाइड। सो एडहोकिज्म एग्जिस्ट इन दिस एरिया ऑल्सो। एंड देन पेट्रियार्की लाइक पति पंचायत, सरपंच पति। सो जेंडर बायसनेस की वजह से फंक्शनलिटी जो है वो अफेक्ट हो रही है। एंड देन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से भी, जैसे दलित के खिलाफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, इससे भी फंक्शनलिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। एंड सो क्या रिफॉर्म हम बता सकते हैं? यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी सिमिलर सा ही है जो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था। प्रॉपर ट्रेनिंग, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर फंड, टाइम बाउंड फंड रिलीजिंग, एम्पावरिंग स्टेट फाइनेंस कमीशन, एंड देन मोर यील्डिंग एंड बायन टैक्सेस। जो चीज़ नेगेटिव में पड़ी थी बस उसी का पॉजिटिव लिखना है एक हिसाब से।
और फिर कंक्लूड आप कर सकते हो कि आत्मनिर्भर लोकल बॉडीज आर मस्ट फॉर आत्मनिर्भर भारत, समथिंग लाइक दैट यू कैन कंक्लूड। सो ये आपके 10-15 पॉइंट हो गए, दैट्स इट। इन्होंने मेन पूछा है कि शिफ्ट हो गया कहाँ से, फंक्शनरीज और फंड से फंक्शनैलिटी पे। तो बस ये बोल दो कि भाई ये है, ये तो कुछ हद तक डिवॉल्व हो गई है, बट फंक्शनैलिटी है दैट रिमेन्स स्टिल ए क्रिटिकल एस्पेक्ट। इसके अंदर आप नीति आयोग की जो रिपोर्ट है इंडिया एट 75, उसका भी रेफरेंस दे सकते हैं। 14th क्वेश्चन है, राज्यसभा हैज बीन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम यूजलेस स्टेपनी टाई टू द मोस्ट यूजफुल सपोर्टिंग ऑर्गन इन पास्ट फ्यू डिकेड्स, हाईलाइट द फैक्टर्स एंड एरियाज वेयर इट इज विजिबल। फैक्टर्स एंड एरिया, तो सबसे पहले तो ये बता देना है कि क्यों स्टेपनी टायर की तरह इसको माना जाता था, और उसके बाद में ये बता देना है कि भाई क्या फैक्ट हैं और जिसकी वजह से ये काफ़ी यूजफुल हो गया है आजकल। सो स्टेपनी टायर वाई इट इज़ कॉल्ड, बिकॉज इट इज़ मियरली रिवाइजिंग बॉडी, और मेजोरिटी अगर लोकसभा के साथ है तो जॉइंट सिटिंग के अंदर अपन देखते हैं कि लोकसभा विल ऑलवेज हैव एन अपर एज, एंड देन मनी बिल्स आर पास बाय लोकसभा ओनली, राज्यसभा का नॉट इंटरफेयर इन मनी बिल्स। और बजट जो है आर्टिकल 112 वो पावर भी जो है राज्यसभा उसको बजट को नहीं रोक सकती है। देन जॉइंट सेशन जो है उसके अंदर भी लोकसभा के पास नंबर की वजह से अपर एज है, एंड नो पावर टू इम्पोज, कट्स भी इम्पोज नहीं कर सकता है राज्यसभा जो है। सो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं रिसेंट डिकेड्स के अंदर जिसकी वजह से हम इसको इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं। सो सेवरल इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशंस जो है दे आर बीइंग पास बाय राज्यसभा, फॉर एग्जांपल पोक्सो अमेंडमेंट बिल, एंड देन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019, they were initiated in Rajya Sabha, and then 900 से ज़्यादा bills have been passed since inception. Then राज्य सभा है उसका पावर है इक्वल लेजिस्लेटिव पावर्स हैं जो ऑर्डिनरी बिल्स हैं उनके लिए, एंड देन इसको फेडरल चैम्बर भी बोला जाता है क्योंकि कोलिशन पॉलिटिक्स में इसका पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाई? बिकॉज इट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द व्यूज ऑफ द स्टेट्स हैं वहीं से तो चुन के आते हैं ना, एंड दैट्स वाई इट टेक्स सेंटर स्टेज एंड एन इम्पोर्टेंट पोजीशन। एंड राज्यसभा जो है वो अपोजिशन चैम्बर की तरह भी आया है कि किस कंडीशन में, जब लोकसभा के अंदर ब्रूट मेजोरिटी होती है किसी एक पार्टी के पास, जैसे कि अभी एनडीए के पास है, दे आर मच लार्जर देन 50%, मोर देन 50%। सो जो अपन एक और बोल सकते हैं कि रिवीजन ऑफ बिल्स, फॉर एग्जांपल मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट बिल जो 2019 था, नेशनल मेडिकल कमीशन बिल 2019 था, इन सबको दोबारा रिवाइज करने के लिए राज्यसभा भेज सकती है जिससे कि ज़्यादा स्टेक होल्डर को डिस्कशन का मौका मिल जाता है, एंड देन राज्यसभा कैन रेफर बिल टू सेलेक्ट कमेटी। नेक्स्ट वन हम बता सकते हैं कि अवॉइडिंग हास्टी पासिंग ऑफ बिल, फॉर एग्जांपल जीएसटी बिल ऑफ 2016, एंड इसका जो रेफरिंग बिल टू सेलेक्ट कमेटी था इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2019 का, एंड देन स्क्रूटिनाइजिंग परफॉर्मेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव बाय वेंटिलेटिंग पब्लिक ग्रीवेंसेज थ्रू क्वेश्चन आवर, क्योंकि राज्यसभा के अंदर भी होता है। एंड मोर अपन बोल सकते हैं कि राज्यसभा की जो एफिशिएंसी है दैट इज फार बेटर देन लोकसभा, इट इज ऑलमोस्ट 100% इन सिटिंग इन रिसेंट टाइम्स। एंड देन इसके अंदर क्योंकि पीपल डिफरेंट एरिया से आते हैं, सो एक्सपर्टीज, डोमेन एक्सपर्टीज राज्यसभा के अंदर है जो कि लोकसभा के अंदर मिसिंग है। और वे फॉरवर्ड इसमें सिंपल लिख सकते हैं कि स्ट्रेंथनिंग द फंक्शनिंग ऑफ सेक्रेटरीट थ्रू यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये इसके थ्रू और भी ज़्यादा जो राज्यसभा है उसको इफेक्टिव बनाया जा सकता है। सो ये सारे राज्यसभा से रिलेटेड पॉइंट हमने देखे। एंड लास्ट में आप ये भी बोल सकते हैं कि ये सब फैक्टर्स हैं उनकी वजह से जो राज्यसभा है दैट इज़ नॉट मियरली ए स्टेपनी टायर बट ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी।
So now let's move to the 15th question. Which steps are required for constitutionalization of a commission? Do you think that imparting constitutionality to NCW National Commission for Women would ensure greater gender justice? Give reason. So सबसे पहला है कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ कमीशन कैसे होता है और NCW कैसे ज़्यादा एम्पावर हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने से. तो सिंपल आप एक डेफिनेशन लिख सकते हैं. हर चीज़ को ये नहीं देखना कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड ही है. सिंपली वी हैव टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन. सो सिंपल सा डेफिनेशन लिखना है. टू इंक्लूड एनी कमीशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ ए कमीशन. एग्जाम्पल दे सकते हैं. नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास हैज बीन गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस रिसेंटली थ्रू 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 338B. और क्या क्या स्टेप्स होते हैं ये मैंने हेडिंग लगाई नहीं, लिख सकते हैं. स्टेप्स इन द कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ कमीशन. सिंपल स्टेप्स है. बिल टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड देन बिल शुड बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 बाई. तो उसके अंदर आप ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हैं बाई more than 2/3 of present and voting members majority and more than half of total membership. So special majority के साथ पास होना चाहिए and then approval by the president and then notification in the Gazette of India and the body gets constitutional status. It's quite simple. and अगर NCW को constitutional status मिलता है so उससे क्या फ़ायदा हो जाएगा. सो सबसे बेसिक यही है कि दैट विल एंश्योर द ग्रेटर जेंडर जस्टिस एंड इट विल एड्रेस द एग्जिस्टिंग इश्यूज. व्हाट आर द एग्जिस्टिंग इश्यूज? जैसा अभी अपॉइंटमेंट के अंदर एग्जीक्यूटिव प्रीफरेंस है उसी पे चलता है एंड इसका जो रोल है वो मियर एडवाइजरी है एंड देन ये अभी भी सेंटर के ऊपर डिपेंडेंट है फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज के लिए. सो हमें ये देखना है कि भाई ये जो इश्यूज हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने से भी दूर हों, ये कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है बट फिर भी उसको एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करता है अभी भी. सो ठीक है, ये हम इश्यूज एक जनरल इशू लिख देंगे. सबसे बड़ी बात यह है कि भाई 10-15 पॉइंट लिखने भी तो है ना इस क्वेश्चन के अंदर. तो उसके अंदर जब क्या लिखोगे कॉन्स्टिट्यूशनलिटी जो अब इम्पार्ट करने से क्या क्या होगा, तो पहले इशू लिख दो और वो इशू दूर हो जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने से. ये इसमें मतलब आपको ज़्यादा पॉइंट्स भी मिल जाएंगे. सो देन यू कैन राइट दैट सो इट रिक्वायर्स मोर टीथ. फॉर एग्जांपल NCSC, NCST और NCBC जो है उनका एग्जांपल दे सकते हो कि किस तरीके से वो ज़्यादा इफेक्टिव है अभी के NCW से. NCW इज मियर एन एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव राइट नाउ. सो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने से क्या होगा, ग्रेटर ऑटोनॉमी मिलेगी और फंड्स और फंक्शंस और फंक्शनरीज हैं वो इंडिपेंडेंट उनको स्टेटस मिलने का चांस है एंड देन ग्रेटर वेट टू इट्स वॉइस. एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है उसकी बात को सीरियसली लिया जाता है. देन वी कैन से दैट बट दिस इज नेसेसरी, दीज आर नेसेसरी बट नॉट sufficient steps. Necessary but not sufficient. So what more needs? Some more radical reforms need even apart from constitutional status. उसमें बोल सकते हो अपॉइंटमेंट कमेटी होनी चाहिए जो कि कैसी हो, मल्टी मेंबर और बाई पार्टीशन अपॉइंटमेंट कमेटी हो. मैंडेटरी कर दिया जाए इसके रिकमेंडेशन को. देन इसके जो एक्सपेंसेस हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर चार्ज होने चाहिए, एग्जीक्यूटिव पे डिपेंड नहीं होने चाहिए. और बस सिंपल आप कंक्लूड कर सकते हो. सो देयर इज अ नीड ऑफ डिवॉल्विंग रियल पावर रेदर देन क्रिएटिंग टूथलेस टाइगर which has power only on papers. So in that way you can conclude. We hope that these sessions will help you in understanding the demand of previous year questions and that will definitely help you in the next mains examination. We hope that you will like our video. Please like, share and subscribe if these videos will add value in your preparation. Thank you so much.